हेलो दोस्तों, देखिए आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है मानसून। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए बात करते हैं मानसून के बारे में। मानसून, ठीक है। देखिए मानसून आप लोगों ने सुना होगा, जिसे इंग्लिश में भी हम मानसून ही लिखते हैं और हिंदी में मानसून लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? मानसून, ठीक है। काफी लोगों ने सुना होगा कि मानसून आ गया या आने वाला है, या इस प्रकार से कुछ उन्होंने टर्म सुने होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मानसून नहीं आया या आ गया है या कब आता है। इन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे कि मानसून क्या होता है। तो देखिए मानसून जो है यह आपका एक अरेबिक वर्ड है। क्या है? अरेबिक वर्ड है। और अरेबिक वर्ड मानसून किससे लिया गया है? मौसम से लिया गया है। किससे? एक अरेबिक वर्ड है जिसका नाम है मौसम। क्या? मौसम। इससे मौसम से ही मानसून को लिया गया है। यानी कि एक अरेबिक वर्ड है जिसका नाम है मौसम। तो मौसम जो है इससे ही मानसून को लिया गया है। अब मौसम का मतलब क्या होता है? मीन्स इसका जो मीन्स है, यानी कि जो मौसम होता है इसका मीन्स क्या होता है? तो इसका मीन्स जो है वह होता है आपका सीजन। सीजन। और सीजन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? ऋतु कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋतु कहते हैं, ठीक है। सीजन को ऋतु या फिर मौसम कहा जाता है। वैसे मौसम जो है, वैसे सीजन को ऋतु कहते हैं। मौसम की इंग्लिश वेदर होती है, ठीक है। तो देखिए मानसून जो होता है, इसकी यदि हम थोड़ी सी परिभाषा की बात करें तो मानसून क्या होता है कि द रिवर्सिबल जो होता है ना मानसून का, द रिवर्सिबल विंड, तो वही जो है आपका मानसून होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मानसून किस प्रकार से आता है। तो मानसून जो है वह हवाओं के चलने से आता है। हवाओं के चलने से। अच्छा, थोड़ी सी बात हम इस पर बात करेंगे। पहले समझिए सीजन के बारे में कि सीजन क्या होता है। देखिए यहाँ पर वर्ड आया सीजन। अब हमारे भारत देश में सीजन जो होते हैं वह मुख्यतः 3 सीजन होते हैं। कौन से होते हैं? रबी, खरीफ, जायद। या फिर रबी, खरीफ, जायद ना कहें तो खरीफ, रबी, जायद कह लें। क्यों? क्योंकि जो आपके मेन सीजन होते हैं वह इन दो को माना जाता है। ये आपके मेन सीजन होते हैं। अब देखिए हमारे भारत देश में जो आपके मेन सीजन माने जाते हैं वह खरीफ और रबी माने जाते हैं। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके कोई 3 सीजन में से कोई एक सीजन का नाम बताइए जो कि सबसे ज्यादा मुख्य होता है या सबसे ज्यादा मेन होता है, तो सबसे ज्यादा यदि मेन की बात की जाए तो आपका मुख्यतः सीजन जो होता है वह आपका खरीफ होता है। अब बात आएगी खरीफ क्यों होता है। तो देखिए खरीफ इसलिए होता है कि जो खरीफ का जो समय होता है वह जून से सितंबर तक का होता है। कब तक का होता है? जून से सितंबर तक का होता है। यानी कि जो खरीफ सीजन की जितनी भी फसलें होती हैं उनकी हम बुआई लगभग जून में कर देते हैं और उनकी जो हार्वेस्टिंग होती है वह सितंबर टू अक्टूबर में हम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जब हमारी वर्षा होती है तो वर्षा सिर्फ और सिर्फ, ज्यादातर वर्षा आपका जो रेनी सीजन होता है वह आपका खरीफ का मौसम ही होता है। यानी कि जो आपकी वर्षा होती है वह खरीफ के मौसम में ही होती है। यानी कि जून से लेकर सितंबर तक में जो हमारी वर्षा होती है वह लगभग 80% वर्षा होती है। कितनी होती है? लगभग 80% वर्षा आपकी जून से सितंबर तक में। पूरी एक साल की वर्षा 80% वर्षा जून से सितंबर के बीच में हो जाती है। इसीलिए इसे खरीफ की जो आपके तीनों सीजन का मेनली सीजन कहा जाता है वह आपका खरीफ को कहा जाता है। आप सभी को पता होगा कि आपका जो भारत देश है वह जो है आपका जो वहां पर जो कृषि की जाती है, तो वो जो कृषि की जाती है, अपने भारत देश की कृषि जो है किस पर निर्भर है? मानसून पर निर्भर है। यानी कि जो ज्यादातर एरिया आता है, यानी कि अपने भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 329 मिलियन हेक्टेयर है। तो 300 मिलियन हेक्टेयर का जो ज्यादातर भाग है, जो मैक्सिमम एरिया है, वह लगभग आपका ड्राई फार्मिंग के अंतर्गत आता है। यानी कि शुष्क कृषि के अंतर्गत। मीन्स ऐसा क्षेत्र जहां पर इरिगेशन का कोई भी सोर्स नहीं होता है, ठीक है। वहां की खेती सिर्फ और सिर्फ मानसून पर आधारित होती है। और यदि मानसून आएगा तो खेती होगी और यदि मानसून नहीं आएगा तो कृषि नहीं होती है। और ड्राई फार्मिंग की एक विशेषता यह होती है कि ज्यादातर जो आपकी फसलें होती हैं वह फेल हो जाती हैं, ठीक है। तो देखिए बात सिर्फ इतनी है
कि जो आपका मानसून है, हमारा जो भारत देश है, भारत देश की कृषि है, वह आपका, पहली बात तो जो भारत है वह आपका कृषि प्रधान देश है। दूसरी चीज, जब भारत एक कृषि प्रधान देश है तो आपकी जो कृषि है वह मानसून पर निर्भर होती है, और ज्यादातर क्षेत्र ऐसा आता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ ड्राई एरियाज होते हैं, जहां पर इरिगेशन का कोई भी सोर्स नहीं होता है। समझ रहे? तो जो इरिगेशन का जब कोई सोर्स नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ज्यादातर जो आपका एरिया होता है वह ज्यादातर खरीफ के सीजन में बुआई की जाती है। हमारे देश में सबसे ज्यादा बुआई खरीफ के सीजन में की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि इस सीजन में ही आपकी वर्षा होती है। ठीक है, अब देखिए कुछ बात करते हैं वर्षा के ऊपर। यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए कि जो आपका मेन सीजन होता है वह, यदि रबी और खरीफ में भी यदि कोई मेन सीजन पूछा जाए तो उनमें से जो सबसे मेन सीजन आपका कौन होता है? खरीफ होता है। ठीक है, अब देखिए बात हो गई सीजन की। अब देखिए जो आपकी रेनफॉल की हमने बात की, मॉनसून का मतलब ही रेनफॉल होता है, यानी कि जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं ना, तो वही जो आपका मॉनसून का मतलब ही रेनफॉल होता है। यानी कि जो आपका वर्षा हो जाती है वह कब होती है, किस प्रकार से होती है, देखिए थोड़ा समझिए कि एक एक वर्ष में, यानी कि जो अपने देश की एनुअल रेनफॉल है, जो अपने देश की एनुअल रेनफॉल, अपने देश का मतलब जो इंडिया की एनुअल रेनफॉल है वह 1194 मिलीमीटर है। कितनी है? 1194 मिलीमीटर है। अब यदि 1194 मिलीमीटर को हम क्या करें, यदि हम इसे गहराई में या ऊंचाई में मापें, किसमें मापें? गहराई में या ऊंचाई में मापें, तो हम क्या करेंगे कि जो आपकी 1194 मिलीमीटर जो आपकी वार्षिक वर्षा है, यानी कि इस वर्षा को हमने मापा। अब देखिए थोड़ी सी बात समझिए, मापा, अब मापने के लिए हमने किस यंत्र का प्रयोग किया? तो कभी कभी पूछा जाता है कि वर्षा मापी जो यंत्र होता है वह क्या होता है? तो वर्षा मापी जो यंत्र होता है उसे हम रेनगेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनगेज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहीं पर जो आपकी 1194 मिलीमीटर जो आपकी वार्षिक वर्षा होती है, मीन्स पूरे 365 दिन में, 301 साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो 365 दिन का जो औसत निकाला गया, तो औसत को निकालने के बाद वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया कि अपने देश भी, भारत में पूरे 365 दिन में 1194 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। 1194 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा को यदि हम गहराई में या ऊंचाई में मापें तो वही, यदि हम, तो कितना होता है? 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर, यानी कि 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर। 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर का क्या मतलब हुआ कि यदि हम इस 1194 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा को यदि हम ऊंचाई में भरेंगे तो वहां पर हमें 400 मिलियन हेक्टेयर जगह में हम 1 मीटर ऊंचा पानी भर सकते हैं। इतना पानी 1194, इतनी वर्षा होती है एक साल में। समझ रहे? यानी कि जितनी वर्षा आपकी एक साल में होती है, उस वर्षा को एकत्र करके, कलेक्ट करके यदि हम किसी एक क्षेत्रफल में यदि हम उसे रखें तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो लगभग 400 मिलियन हेक्टेयर। कितना? 400 मिलियन हेक्टेयर भूमि में 1 मीटर ऊंचा जल हम भर सकते हैं। कितना? 1 मीटर ऊंचा जल हम भर सकते हैं 400 मिलियन हेक्टेयर भूमि में। इतनी वार्षिक वर्षा एक साल में आपकी होती है, यानी कि 1194 मिलीमीटर आपकी वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, अब देखिए जब 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर, इसको जो है हम, यह जो है आपकी पूरी देश की वार्षिक वर्षा है, इस वर्षा को यदि हम कैटेगराइज और करें तो इसमें जो है कई अलग अलग चीजें निकल के आती हैं, और उन चीजों को हम ज्यादा टच नहीं करेंगे। मैं बात करेंगे मानसून के बारे में। यदि जल बजट, जो जैसे हम कहते हैं जल बजट, कि हमारे देश में कितना जल कहां पर पाया जाता है, कितना पर्वतों पर पाया जाता है, ध्रुवों पर पाया जाता है, समुद्र में कितना जल पाया जाता है, आपके जो आपके भूमिगत जल होता है वह कितना होता है, तो इन सभी चीजों के बारे में यदि आप चाहना, यानी कि जो विश्व में जल कितना होता है, हमारे भारत में कितना जल है, कितना पीने योग्य जल है, इन सभी चीजों के ऊपर यदि आपको चर्चा करनी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना। हम आपको एक अच्छा सा वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, लगभग 10 से 15 मिनट का बनेगा, ज्यादा का नहीं होगा। उसमें आपको विश्व में कितना जल है, भारत में कितना जल है, वो आपको लगभग पता चल जाएगा, और कहां कहां पर उपस्थित है, कितना पीने योग्य जल है, उसके लिए हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पर आप इतना समझिए
कि एक साल में 1194 मिलियन मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। इस वर्षा को यदि हम ऊंचाई में मापें तो लगभग 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर पे हम 1 मीटर ऊंचा, 400 मिलियन हेक्टेयर में 1 मीटर ऊंचा हम जो वर्षा होती है या जल होता है उसे हम भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रैनी डे आपने सुना होगा, रैनी डे, रैनी डे, रैनी डे क्या होता है समझिए। रैनी डे क्या होता है? रैनी डे आपने सुना होगा, कई बच्चे भी जैसे स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो उनके मुंह से आपने सुना होगा कि आज छुट्टी हो गई, रैनी डे हो गया, छुट्टी हो गई, रैनी डे हो गया। यानी कि रैनी डे का मतलब होता है कि जब जब हमारे 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से वार्षिक वर्षा अधिक हो जाती है। कितनी? इन 24 आवर्स, इन 24 आवर्स मीन्स जब 2.5 मिलीमीटर से अधिक वर्षा 24 घंटे में हो जाती है। 24 घंटे में जब वर्षा 2.5 मिलीमीटर से अधिक हो जाती है तो वही आपका रैनी डे कहलाता है। और 365 दिन में लगभग 130 रैनी डे पड़ते हैं। कितने? 130 रैनी डे पड़ते हैं 365 दिन में, 130 रैनी डे पड़ते हैं। कितने? 130 रैनी डे 365 दिन में पड़ते हैं एक साल में। यानी कि 365 दिन का मतलब हो गया एक साल, और एक साल या एक वर्ष का मतलब है कि एक वर्ष में लगभग 130 डे, 130 दिन ऐसी वर्षा होती है। कितनी? 2.5 mm से अधिक वार्षिक वर्षा, अधिक वर्षा होती है 24 घंटे में। ठीक है, तो इतनी चीज आप लगभग समझ गए होंगे कि जो आपकी रैन होती है वह किस प्रकार से होती है। रैन जो वर्षा होती है उसको किससे मापते हैं? तो रेनगेज से मापते हैं। वार्षिक वर्षा कितनी है? 1194 मिलीमीटर है। कहीं कहीं पर 1190 मिलीमीटर भी लिखा है, तो कंफ्यूज मत हो ना, 1190 या 1194। लेकिन आप जितनी भी अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, वहां पर आपको 1194 मिलीमीटर ही लिखा मिलेगा। ठीक है, और जो आपका रेनी डे होता है वह एक 365 दिन में 365 दिन में 130 दिन जो होते हैं वह आपके रेनी डे कहे जाते हैं। ठीक है, तो मानसून जो है वह आपका अरबिक वर्ड है जो कि मौसम से लिया गया है। और मौसम का मतलब होता है सीजन। और जो यदि मेन सीजन की बात करें तो मेन सीजन जो है आपकी वह कौन सी है? खरीफ है। ठीक है, तो खरीफ जो है वह आपकी मेन सीजन है। अब देखिए हम बात करते हैं मानसून के कुछ आगे टर्म के बारे में। देखिए जैसे थोड़ा समझाएं तो आपने देखा होगा जो आपका भारत का मैप होता है वह उसका थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा हम ले रहे हैं। जैसे ये हो गया आपका नीचे का हिस्सा, भारत का मैप होता है उसका नीचे का हिस्सा कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, मतलब इतने में ही समझ जाएंगे आप, तो हमने इतना ही बनाना सफिशिएंट समझा। बिकॉज देखिए क्या होता है कि यहाँ पर तो होता है आपका अरेबियन सी, अरेबियन सी को हम हिंदी में कहते हैं अरब सागर। क्या कहते हैं? अरब सागर, अरब सागर। और इधर का जो पोर्शन होता है यह होता है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। अब बे ऑफ बंगाल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी। क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी इधर पड़ती है आपकी, और इधर का जो पोर्शन होता है वह है आपका अरब सागर। यानी कि इधर उधर से मतलब ना समझे तो सीधा सीधा समझ लीजिए कि यह जो होता है आपका ईस्ट होता है, और ये जो है आपका वेस्ट होता है, और इधर जो है आपका ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है और नीचे की तरफ आपका साउथ होता है। ठीक है, तो देखिए जब इधर ईस्ट है तो आपका सूरज कहाँ निकलेगा? सूर्य जो होगा वह आपका यहीं तो निकलेगा। यानी कि जो सूर्य होगा, सूर्य मीन सन, जो सन होगा वह आपका यहीं तो निकलेगा, ऊपर की तरफ, ईस्ट की तरफ निकलेगा। तो देखिए ईस्ट की तरफ जैसे ही सूर्य निकला, अब हमने आपको बताया था कि मानसून का क्या होता है, मानसून किस प्रकार से आता है? हवाओं के चलने से, या हवाओं के चलने से। अब आपको एक चीज पता होगी कि हवाएं किस प्रकार से चलती हैं। हवाएं जो है वह हाई प्रेशर, हाई टू लो प्रेशर की ओर चलती हैं, हाई टू लो प्रेशर की ओर चलती हैं। लो प्रेशर का मतलब होता है यानी कि उच्च दाब से अधिक दाब की ओर मूवमेंट करती हैं। जो आपकी हवाएं होती हैं वह उच्च दाब से लो दाब की ओर, यानी कि उच्च दाब से कम दाब की ओर मूवमेंट करती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा गुब्बारा होता है, यानी कि बलून, जो आपका बलून होता है उसमें जब हम एयर भरते हैं तो एयर भरने के बाद जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि बलून इतनी तेजी से हवा फेंकता है। यानी कि जहां पर हमने हवा को कलेक्ट किया है वहां पर तो हवा का दाब कैसा है? हाई है। और जिधर की ओर जा रहा है उधर की ओर यानी कि कम होता है, यानी कि निम्न दाब होता है। तो हाई टू
लो प्रेशर की ओर हवा हमेशा मूवमेंट करती है, मीन्स जो वायु होती है वह हाई टू लो प्रेशर की ओर मूवमेंट करती है। अब यह कैसे करती है, देखिए जब यहां से सूर्य की किरणें आपकी डायरेक्ट इधर पड़ी, ठीक है, मान लीजिए सूर्य की किरणें आपकी डायरेक्ट इधर पड़ी, तो इधर जैसे ही आपकी सूर्य की किरण पड़ती है मीन्स हमारी पृथ्वी पर, तो जहां पर सूर्य की किरण पड़ेगी तो कोई भी गर्म चीज कैसी हो जाती है, हल्की हो जाती है। कैसी हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो हल्की होने से क्या होता है कि इधर का जो पोर्शन होता है, यहाँ की जो हवाएं होती हैं वो सीधी इधर से चलती हैं, ऐसी चलती हो, और देखिए इधर से चलती हैं, और इधर से चलने के बाद यहाँ का जो इतना ये पोर्शन होता है ये वाला, ये आपकी पहाड़ी होती है, पहाड़ी होती है, और इस क्षेत्र को हम नाम देते हैं केरल के नाम से, यानी कि यहाँ पर आपका केरल स्टेट पड़ता है। कौन सा स्टेट, केरल स्टेट। तो जो केरल राज्य होता है वो यहीं पर पड़ता है। तो केरल राज्य के किनारे किनारे जो आपकी ये वैली दिखाई दे रही है, मीन्स ये जो आपका पर्वत होता है या पहाड़ी कह सकते हैं, इस पहाड़ी से हवाएं टकराती हैं। जैसे ही इस पहाड़ी से हवाएं टकराती हैं तो हवाएं टकराती हुई इस प्रकार से आगे की ओर मूवमेंट करती हुई इधर से निकल जाती हैं, ठीक है, ऊपर की ओर निकल जाती हैं। तो यह जो है आपका कौन सा, यानी कि अब देखिए इधर पर पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहीं पर बिल्कुल किनारे आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पड़ते हैं। लेकिन जो आपका, अब देखिए इस मानसून को हमने क्या किया, पहले दो भागों में विभाजित किया, दो भागों में विभाजित किया, दो भागों में विभाजित करने के बाद हमने इसे क्या किया, नाम दिया। एक नाम दिया हमने साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। तो देखिए साउथ वेस्ट मानसून का मतलब क्या होता है कि साउथ, और ये जो है ये वाला जो पोर्शन था यह आपका वेस्ट है। तो साउथ वेस्ट मानसून यानी कि इधर वाला जो पोर्शन है, इस मानसून में क्या होता है, इस मानसून से जैसे ही हवाएं ऐसी चली, पहाड़ियों से टकराई, पहाड़ियों से टकराने के बाद ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में नहीं जाएंगी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ना जाकर के ये जैसे ही यहाँ पर टकराती हैं, टकराने के बाद केरल में ही उनका 1 जून को, केरल में ही 1 जून को, कब, लगभग 1 जून, यानी कि 1 जून को हर हालत में वर्षा हो जाती है केरल में। और यदि 1 जून ना कहें, 1 जून ना कहें तो लगभग कह सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ जून, फर्स्ट वीक ऑफ जून या फिर 1 जून। क्योंकि देखिए, क्योंकि क्या होता है कि यदि हम जब फर्स्ट जून ऑफ वीक कह दें तो जब समझ लीजिए कि यदि 1 जून को वर्षा नहीं हो रही है केरल में तो समझ लीजिए कि मानसून जो है आपकी बार बहुत लेट आने वाला है। और हर हालत में केरल में 1 जून को वर्षा हो जाती है। कब हो जाती है, 1 जून को वर्षा जो है इसमें हो जाती है, ठीक है। तो जब जून में वर्षा हो जाती है उसके बाद क्या होता है कि ये आगे निकल जाती है सीधी हवाएं। तो देखिए अब समझिए थोड़ा साउथ वेस्ट मानसून के बारे में। साउथ वेस्ट मानसून जो होता है वह आपका क्या क्या करता है, देखिए फर्स्ट वीक ऑफ जून, यानी कि केरल में यह बरसात करता है, केरल में कब करता है, केरला में फर्स्ट जून, 1 जून को इसकी वर्षा फर्स्ट जून में कहां पर हो जाती है, केरल में। अब यह मानसून का जो टाइम होता है वह क्या होता है, इस मानसून का जो टाइम होता है वह जून टू सितंबर, या फिर सितंबर ना कहें तो कहीं कहीं अक्टूबर भी लिखा होता है, लेकिन साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा अक्टूबर में कहीं पर भी वार्षिक वर्षा जो है वह नहीं होती है। लगभग 15 सितंबर तक ही साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा वर्षा होती है। और देखिए लगभग 15 सितंबर, यानी कि 15 सितंबर का मतलब है कि जून से 1 जून को तो केरल में हो गया, 15 जुलाई तक यह लगभग पूरे भारत को कवर कर लेता है, यानी कि जितना भी आपका नॉर्थ इंडिया का पार्ट होता है उस पूरे को कवर कर लेता है 15 जुलाई को, होल जो है इंडिया, ठीक है, कवर कर लेता है, ठीक है, होल इंडिया 15 जुलाई को। और 15 जुलाई के बाद लगभग 1 सितंबर को वर्षा होती है, कब, राजस्थान में 1 सितंबर को वर्षा हो जाती है, कहां पर, राजस्थान में। तो इतनी चीजें इस वर्षा के साथ लगभग साउथ वेस्ट मानसून जो है वह आपका कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इतनी चीजें लगभग, और देखिए साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा ही लगभग सबसे ज्यादा वर्षा जो है साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा ही होती है। अब कितनी होती है, तो साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा 75% तक वर्षा होती है। कितनी होती है,
75% तक वर्षा, यानी कि अपनी टोटल जो आपका रेनफॉल है 1194 मिलीमीटर, इस वर्षा का लगभग 75% 75% जो है वर्षा आपकी हो जाती है किसके द्वारा? साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा। अब कितना बचा? 25%। 25% वर्षा में से देखिए, अब आगे हम बताएंगे आपको, पहले इसे समझिए। 75% वर्षा आपकी साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा होती है, लेकिन अब 75% वर्षा को भी हमने दो भागों में विभाजित कर दिया। कैसे कर दिया? एक तो हमने अरेबियन सी के द्वारा, तो अरेबियन सी जो होता है यानी कि अरब सागर, और दूसरा होता है आपका बे ऑफ बंगाल। क्या होता है? बे ऑफ बंगाल। तो देखिए अरेबियन सी जो है इसमें आपका लगभग 80%, 75% का टोटल कितना होगा? इसको यदि हम 100% मान लें, साउथ वेस्ट मानसून का 80% जो है वह विड्रॉल करता है अरेबियन सी, और 20% वर्षा जो है साउथ वेस्ट मानसून की 20% वर्षा आपकी बे ऑफ बंगाल के द्वारा होती है। अब आपने एक चीज सोची कि जो आपका बे ऑफ बंगाल है यह तो आपका ईस्ट में है, यानी कि पूर्व में, तो इससे क्या, इसका जो कंट्रीब्यूशन है वह साउथ वेस्ट मानसून में क्यों है, या ऐसे साउथ वेस्ट मानसून में क्यों रखा गया? तो यहाँ से जो है हवाएं जब चलती हैं तो कुछ इस प्रकार इधर से ही जाती हैं। तो देखिए हवाओं के चक्कर में आप मत पड़ना, आप सिर्फ इतना समझना कि जो है आपका मानसून कुछ इस प्रकार से होता है, और एग्रीकल्चर वालों के लिए इतना जो है सफिशियंट है। ठीक है, अरेबियन सी में जो आपका साउथ वेस्ट मानसून होता है उसका जो है लगभग 75% टोटल वार्षिक वर्षा हो जाती है। 75%। अब इस 75% को दो भागों में हमने डिवाइड किया, अरेबियन सी के द्वारा और बे ऑफ बंगाल के द्वारा। तो अरेबियन सी के द्वारा 80% वर्षा हो जाती है, और 20% वर्षा जो है बे ऑफ बंगाल के द्वारा होती है। ठीक है, यानी कि बंगाल की खाड़ी के द्वारा 20% और अरब सागर के द्वारा 80% वर्षा जो है आपकी साउथ वेस्ट मानसून की होती है। इतनी बात आप साउथ वेस्ट मानसून के बारे में आप लगभग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है वह कितना है? 75% कंट्रीब्यूशन टोटल रेनफॉल में, इसका कंट्रीब्यूशन साउथ वेस्ट मानसून का कंट्रीब्यूशन जो है कितना है? 75% है। और इसी मानसून को हम मेन मानसून के नाम से जानते हैं। यही मानसून जो है आपका मेन मानसून होता है, इसी के द्वारा हमारी जो क्रॉप्स होती हैं वह ज्यादातर ग्रो की जाती है इसी मानसून के द्वारा, बिकॉज इसका जो टाइम होता है वह जून टू सितंबर या अक्टूबर होता है, और यानी कि जो आपका जून टू सितंबर या अक्टूबर होता है, इसी में हम आपकी खरीफ सीजन की फसलों को बोते हैं। इसीलिए इस सीजन में ज्यादा फसलें बोई जाती हैं और ज्यादा प्रोडक्शन लिया जाता है, ज्यादा एरिया में भी फसलें बोई जाती हैं, बिकॉज इसमें मानसून आता है, वर्षा भी होती है। इसलिए जो आपका जहां पर इरिगेशन के सोर्स नहीं होते हैं वहां पर भी क्षेत्रों में बुआई कर दी जाती है। ठीक है, दूसरा जो है आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है, अब देखिए नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वह क्या करता है? नॉर्थ ईस्ट मानसून के द्वारा जो आपकी वर्षा होती है वह, इसका जो कंट्रीब्यूशन है वह 15% है। कितना है? 15% कंट्रीब्यूशन है टोटल रेनफॉल का। ठीक है, अब देखिए नॉर्थ ईस्ट मानसून का 15% कंट्रीब्यूशन है टोटल रेनफॉल में। अब यह आता कब तक है? यह जो है अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर टू दिसंबर के मध्य में आता है। कब आता है? यह अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में आता है। और यह जो है कहां पर वर्षा करवाता है? जहां पर आपकी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यानी कि यह किधर से आता है? यह ऊपर की तरफ से आता है। माना कि आपका आंध्र प्रदेश ये था और यहाँ पर आपका तमिलनाडु था, और यह आपकी केरल की पहाड़ियां थी। ठीक है, तो यह किधर से आता है? इधर से आता है, नॉर्थ ईस्ट से। तो इधर से आता हुआ सीधा आपका इधर वर्षा करवाता हुआ ऐसा निकल आता है। ठीक है, तो क्या है कि अक्टूबर और दिसंबर इसका जो मेन टाइम होता है, और इसमें जो है लगभग खरीफ रबी की फसलें बोई जाती हैं। और इसके लिए जो है इसकी जो सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वह कहां पर होती है? आंध्र प्रदेश में इसकी मैक्सिमम वर्षा होती है। किसकी? नॉर्थ ईस्ट मानसून की। ठीक है, अब देखिए जो आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है, और 15% जो है इसकी वार्षिक वर्षा होती है। कुछ डिस्टरबेंस होते हैं, जैसे कि आपका वेस्टर्न डिस्टरबेंस आपने देखा होगा या सुना होगा। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के द्वारा क्या होता है? देखिए समझिए कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस यानी कि जब ऊपर से कुछ डिस्टरबेंस होते हैं, ऊपर से कुछ डिस्टरबेंस होते हैं। कहां से? जैसे ये आपका,
तो यहाँ पर आपकी जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर जो है लगभग यहाँ पर है। तो जैसे ही यहाँ से कुछ डिस्टरबेंस हुए, या इधर आपका वेस्ट था ना, तो जैसे ही यहाँ से कुछ डिस्टरबेंस हुए तो लगभग जो आपके वेस्टर्न डिस्टरबेंस होते हैं, इसमें क्या होता है कि इसके द्वारा ज्यादातर वर्षा कहाँ पर होती है, जम्मू एंड कश्मीर में ही होती है, कश्मीर में ही होती है। और इस वर्षा का जो टाइम होता है वह होता है कब का, दिसंबर टू मार्च, ठीक है, दिसंबर टू मार्च का जो टाइम होता है वह जो है इसका मेन टाइम होता है। कब का होता है, दिसंबर टू मार्च इसका जो है मेन टाइम होता है वेस्टर्न डिस्टरबेंस का। और इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, लौटता मानसून भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लौटता मानसून, क्योंकि यह इधर से जब हवाएं चलती हैं तो जब इधर प्रेशर हाई हो जाता है, तो जब जहां पर प्रेशर हाई होगा और इधर जब प्रेशर कम हो जाता है तो फिर हवाएं यहाँ से इधर की ओर आती हैं। और जैसे ही हवा इधर से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर जैसे ही मूवमेंट करती हैं, वैसे ही जम्मू कश्मीर में बारिश हो जाती है। तो जम्मू कश्मीर में बारिश किस लौटता मानसून के द्वारा, या ऐसे लौटता मानसून भी कहते हैं, तो दिसंबर से मार्च के बीच में। और राजस्थान में इस मानसून या इस ऐसे में यदि जब कभी वर्षा हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, राजस्थान में उसे एक नाम दिया गया है जिसे हम मावट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, मावट के नाम से। तो राजस्थान में जब दिसंबर से मार्च के बीच में यदि कोई वर्षा होती है तो उसे मावट के नाम से जानते हैं। और यदि अपने किसी नॉर्थ स्टेट में यदि वर्षा होती है तो वहां पर क्या माना जाता है कि ये बहुत ही अच्छी वर्षा मानी जाती है। लौटता मानसून के द्वारा जब वर्षा होती है या वेस्टर्न डिस्टरबेंस के द्वारा जब वर्षा होती है दिसंबर से मार्च के बीच में, तो उसे जो है बहुत ही अच्छी वर्षा मानी जाती है। ठीक है, तो ये बात थी आपकी वेस्टर्न डिस्टरबेंस के बारे में, जिसके द्वारा यदि वर्षा राजस्थान में होती है तो उसे एक अलग टर्म दिया गया है जिसे हम मावट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, मावट के नाम से। ठीक है, तो ये थे आपके मानसून के बारे में कुछ चर्चा। इससे ज्यादा मानसून में कुछ आएगा नहीं, जो कि हमने आपको बता दिया, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और वेस्टर्न डिस्टरबेंस। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें हम आपको बता दें। जैसे आपने सुना होगा आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन क्या होती है या आर्टिफिशियल रेनफॉल क्या होती है। देखिए आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, क्या होता है, कृत्रिम। ठीक है, और रेनफॉल यानी कि वर्षा, यानी कि हम कैसे वर्षा कराएं, कृत्रिम वर्षा कराएं। तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम दो प्रकार की चीजों का या दो प्रकार के मेथड्स का प्रयोग करते हैं। एक तो होता है वार्म सीडिंग और दूसरी होती है कोल्ड सीडिंग। तो देखिए जब हम आर्टिफिशियली वर्षा करवाते हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा जब आर्टिफिशियली वर्षा करवा दी जाती है तो देखिए उसमें हम क्या करते हैं, एक तो वार्म सीडिंग और दूसरी कोल्ड सीडिंग। तो इसमें वार्म सीडिंग में हम किसका प्रयोग करते हैं, वार्म सीडिंग में हम NaCl जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है, इसका प्रयोग करते हैं। इसके प्रयोग से आपकी जो है वर्षा होती है, कैसी, आर्टिफिशियल। और कोल्ड सीडिंग की यदि हम बात करें तो आपका सिल्वर आयोडाइड यानी कि AgI सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। तब जो है यहाँ पर कोल्ड वर्षा होती है या कोल्ड सीडिंग के द्वारा वर्षा होती है। यहाँ पर हम जो है किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हम सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। तो यदि आपसे आर्टिफिशियल के रूप में पूछा जाए या आर्टिफिशियल रेनफॉल के बारे में पूछा जाए तो आर्टिफिशियल रेनफॉल को हम दो प्रकार से करवाते हैं, एक तो वार्म सीडिंग और दूसरी कोल्ड सीडिंग। वार्म सीडिंग के लिए हम किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं, तो वह सोडियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। और कोल्ड सीडिंग के लिए हम सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपने सुना होगा कि एक टर्म आता है एसिड रेन। क्या आता है, एसिड रेन आता है। एसिड रेन का मतलब हिंदी में होता है अम्ल वर्षा। कौन सी वर्षा, अम्ल वर्षा। अब देखिए अम्ल वर्षा क्या होती है, जब वर्षा अम्लों की होती है वही वर्षा आपकी अम्ल वर्षा कहलाती है। इसके नाम से सिद्ध होता है कि जो वर्षा अम्ल वर्षा, यानी कि जब अम्लों की वर्षा होती है तो जो है आपकी अम्ल वर्षा कहलाती है। अब यह अम्ल वर्षा होती कैसे है, देखिए मान लीजिए यह आपके बादल है, क्या है, क्लाउड है, क्या है, क्लाउड्स है। ठीक है, जब ऊपर से वर्षा हुई, ऊपर से मान लीजिए कुछ इस प्रकार से वर्षा हुई, ऊपर से जैसे ही वर्षा हुई तो हमने क्या किया,
वैसे जो ऊपर से आने वाला जो आपका क्लाउड के द्वारा जो जल होता है उसे हम प्योर मानते हैं, प्योर वाटर, या फिर इसे हम डिस्टल वाटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डिस्टल वाटर, यानी कि आसुत जल जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, आसुत जल जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। तो जो क्लाउड होता है उसी के द्वारा जब वर्षा सीधी हमारे मानसून के सॉरी जब हमारे वायुमंडल में आती है तो जो है पहले क्या होता था कि इस वर्षा के पानी का यूज किया जाता था। बिकॉज क्यों? क्योंकि इसे हम पी भी लेते थे, क्योंकि तब जो है इतनी इंडस्ट्रियल एरियाज नहीं थे और हमारा जो वायुमंडल था वह इतना पॉल्यूशन से घिरा हुआ नहीं था, यानी कि पॉल्यूट नहीं था। लेकिन आज की डेट में क्या है कि आज की डेट में जो अपना वायुमंडल है, ये जो आपका एटमॉस्फेयर है, वह बहुत ही ज्यादा पॉल्यूट हो चुका है। ठीक है, यानी कि उसमें पॉलिनेशन ज्यादा सॉरी पॉल्यूनेशन प्रदूषण ज्यादा हो चुका है। ठीक है, तो जब प्रदूषित ज्यादा हो चुका है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि ऐसी कंडीशन में यदि जब वर्षा पहाड़ों पर होती है तो वहां पर तो हम इस जल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब वर्षा मैदानी क्षेत्रों में होती है तो वहां पर क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा होते हैं, वायुमंडल प्रदूषित होता है, इसलिए इस वर्षा या फिर अब जो प्रेजेंट टाइम की वर्षा होती है उसके जल का प्रयोग हम पीने योग्य नहीं करते हैं, पीने के उपयोग में नहीं लाते हैं। ठीक है, अब इतनी तो बात आप समझ गए होंगे क्यों नहीं लाते हैं। बिकॉज जो जल होता है वह नीचे आते आते ऊपर तक तो प्योर होता है, लेकिन नीचे आते आते वायुमंडल जो प्रदूषित होता है वह उसमें मिल जाता है, घुल जाता है, और घुलने के कारण वह हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। वैसे तो हानिकारक नहीं होता है, वैसे बेनिफिशियल होता है, लेकिन जब वायुमंडल प्रदूषित होने के कारण वहां से जब वर्षा की बूंद गुजरती है तो वह वर्षा की बूंद भी आपकी प्रदूषित हो जाती है, और प्रदूषित होने के बाद क्या है कि हम उस जल का प्रयोग हम नहीं कर पाते हैं। तो देखिए क्या होता है, वायुमंडल में नाइट्रेट जो आपका नाइट्राइट होता है और जो है एच एच सॉरी नाइट्राइट होता है और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2 जिसे हम बोलते हैं, इनकी जो है अधिकता एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। तो जब वर्षा की बूंद इनसे होकर के गुजरती है, वायुमंडल से होकर के गुजरती है, तो क्या होता है, जब NO2 से H2O का यदि हम क्रॉस नहीं, जब इसका रिएक्शन होता है, जब इसकी अभिक्रिया होती है, H2O जब मिलता है और नाइट्राइट मिलता है, तो यहाँ पर HNO3 बनता है। क्या बनता है? HNO3 बनता है, और SO2 के साथ जब जल मिलता है तो क्या बनता है? H2SO4। अब देखिए यदि आपने थोड़ी सी भी केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको वहां पर बताया गया होगा कि दुनिया में सिर्फ 3 ही आपके प्रबल अम्ल होते हैं, जिनमें आपका HNO3, H2SO4 और आपका HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो यहाँ पर देखिए किनकी वर्षा हो रही है? प्रबल अम्ल की वर्षा हो रही है। किनकी वर्षा हो रही है? प्रबल अम्ल की वर्षा हो रही है। तो जब प्रबल अम्ल की वर्षा होती है तो वह वर्षा आपके लिए घातक हो जाती है। और कब? जब वायुमंडल में नाइट्राइट या फिर सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, तो जब वर्षा का जल उनसे क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद HNO3 या H2SO4 के रूप में जब वर्षा करवाता है, उसे ही हम अम्ल वर्षा कहते हैं। और इस जल का पीएच मान, वैसे तो जल का साधारण उदासीनीकरण यानी कि जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है, लेकिन जब अम्ल वर्षा होती है तो इस जल का 4 से भी कम पीएच मान होता है। इस जल का पीएच मान 4 से भी कम होता है, यानी कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा घातक होता है। ठीक है, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा घातक होता है। कौन? जो आपका एसिड रेन होती है वह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा घातक होती है। तो इतनी चीज आप लगभग समझ गए होंगे एसिड रेन के बारे में। ठीक है, अब आपका एक टॉपिक छोटा सा 1 मिनट का, जो कि बहुत ही जल्दी हम आपको बता दे रहे हैं, वेदर फॉरकास्टिंग। बहुत ही जल्दी वेदर फॉरकास्टिंग के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि वेदर फॉरकास्टिंग क्या होता है। देखिए वेदर फॉरकास्टिंग क्या होता है, यानी कि मौसम का पूर्वानुमान। वेदर फॉरकास्टिंग को हिंदी में मौसम का पूर्वानुमान या मौसम पूर्वानुमान के नाम से जानते हैं। जो वेदर फॉरकास्टिंग होती है वह कुछ इस प्रकार से की जाती है, कई प्रकार से की जाती है। जैसे नाउ अ डे, यानी कि जब वैज्ञानिकों के द्वारा या मौसम संबंधी कुछ वैज्ञानिक होते हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि वर्षा होगी या क्लाइमेटिक चेंजेस कुछ इस प्रकार से होंगे, जैसे बाढ़ आने वाली, वो क्या नाम, भूकंप आने वाले हैं या वर्षा होने वाली है या कुछ इस प्रकार से। जब मौसम संबंधी जो वैज्ञानिक होते हैं उनके द्वारा जब
वेदर फोरकास्टिंग की जाती है तो कुछ इस प्रकार से की जाती है। यदि वर्षा के लिए हम करते हैं तो वहां पर नाउ अ डे, नाउ अ डे का मतलब होता है यह जो है आपकी कुछ घंटे, मीन्स फ्यू हावर्स से लेकर के, फ्यू हावर्स से लेकर के एक दिन, एक दिन मीन्स वन डे तक के लिए यह जो है वैलिड होती है। एक कुछ घंटे से लेकर के एक दिन तक के लिए यह वैलिड होती है। दूसरा शॉर्ट रेंज, दूसरी जो है आपकी शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग शॉर्ट रेंज में क्या होता है, यह जो है जो वैलिड होती है वह लगभग मतलब वैसे स्पेशली वैसे कहीं कहीं पर 72 घंटे लिखा होता है, लेकिन स्पेशली इसे 36 घंटे के लिए वैलिड माना जाता है। कितने? 36 घंटे के लिए। कहीं कहीं किताबों में 72 घंटे भी लिखा है, यानी कि 72 आवर्स, लेकिन 72 आवर्स के लिए इसे किया जाता है। लेकिन यदि हम बात करें स्पेशली इसे वैलिडेशन जो दिया गया है वह 36 घंटे के लिए ही दिया गया है। ठीक है, यह जो है ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ डे का मतलब होता है यह एक दिन में 2 बार की जाती है। ठीक है, और उसके बाद मीडियम रेंज की यदि हम बात करें तो मीडियम रेंज की जो वेदर फोरकास्टिंग होती है वह मीडियम रेंज की 3 से 10 दिन के लिए होती है, 3 से 10 दिन के लिए होती है। और उसके अलावा जो आपकी लॉन्ग डे वेदर फोरकास्टिंग होती है, लॉन्ग रेंज की जो आपकी वेदर फोरकास्टिंग होती है वह 10 दिन से अधिक की होती है। कम की होती है, वह जो है आपकी 10 दिन से अधिक की भी होती है। तो यह जो है आपकी वेदर फोरकास्टिंग के कुछ पूछे जाने वाले टर्म है। पूछ लिया जाए कि नाउ अ डे में कितने घंटे के लिए या कितने दिन के लिए वर्षा का जो है अनुमान लगाया जाता है, तो वह एक दिन का, कुछ घंटों से एक दिन के लिए। शॉर्ट रेंज में 36 घंटे के लिए स्पेशली, और यदि वहां पर 36 ना दिया हो, यदि 72 दिया हो तो 72 भी आप लगा सकते हैं। यदि पूछा जाए कि शॉर्ट रेंज में एक दिन में कितने बार जो है आपकी मौसम का पूर्वानुमान किया जाता है, तो वह एक दिन में 2 बार। मीडियम रेंज में 3 से 10 दिन के लिए, 3 से 10 दिन के लिए की जाती है, और लॉन्ग रेंज में 10 दिन से अधिक के लिए की जाती है। तो यह थी हमारी आज की जानकारी मानसून के बारे में। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यदि आप यहाँ तक आए हैं और आपने पूरी चीजें समझी हैं। आप हमारे बारे में देख रहे होंगे, देखिए पसीना से हम पूरे भीग चुके हैं। ठीक है, लेकिन वीडियो बना रहे हैं बिकॉज क्या है कि थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो मानसून के बारे में आप सभी चीजें लगभग समझ गए होंगे। तो हमारा जो आपका चैनल है, हमारा नहीं सॉरी आपका चैनल है स्टडी विथ टैलेंटेड बॉय के नाम से चैनल है, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी प्रकार की चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आगे मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।